तो उपचुनाव का रण देख रहे हैं आप। विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद अब चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। कोरोना काल में हो रहे उपचुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग विशेष सतर्कता बरत रहा है। इस उपचुनाव में यह तय होगा कि शिवराज सिंह की सरकार बनी रहेगी या फिर कमलनाथ की सत्ता में वापसी होगी। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोरोना काल में हो रहे उपचुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग विशेष सतर्कता बरत रहा है। बुजुर्ग मतदाताओं, कोरोना संक्रमित और कोरोना संदिग्ध मतदाताओं को डाक मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा दी गई है। मतदान कर्मी इन मतदाताओं के घर जाकर खुद डाक मतपत्र लेंगे। इस दौरान इसका वीडियो भी बनाया जाएगा। 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में 12 मंत्री भी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें ऐदल सिंह कंसाना, सुरेश धाकड़, बृजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडौतिया, ओपीएस भदौरिया, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया, हरदीप सिंह डंग और बिसाहुलाल सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों समेत 22 विधायकों के कमलनाथ सरकार से समर्थन वापस लेने और सभी के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है। 20 मार्च 2020 को कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई। कमलनाथ सरकार जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने। शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री बनते ही कांग्रेस विधायकों में भगदड़ मच गई। नेपानगर से कांग्रेस की विधायक सुमित्रा देवी काजरेकर, मांधाता से विधायक नारायण पटेल और बड़ा मलहरा सीट से प्रद्युम्न लोधी ने विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले आगर से भाजपा के विधायक मनोहर ऊंटवाल और जौरा से कांग्रेस के विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन की वजह से पहले से ही 2 सीट खाली थीं। हाल ही में ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी के निधन के बाद एक और सीट खाली हो गई। इसके बाद प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कुल 63,88,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। ये वो सीटें हैं जहां बसपा मजबूत स्थिति में है। मुरैना, भांडेर, अंबाह, गोहद और दिमनी में बसपा का प्रभाव है और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। शिवराज सरकार को अपनी सरकार बचाए रखने के लिए कम से कम 8 प्रत्याशियों को जिताना बहुत जरूरी है। वहीं कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने के लिए सभी 28 सीटों पर जीतना जरूरी है। अब देखना है कि शिवराज सिंह अपनी सरकार बचा पाते हैं या कमलनाथ की फिर से सत्ता में वापसी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस उपचुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटें भी शामिल हैं। इन सभी 16 सीटों में से 8 सीटों पर सरकार के मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। चुनाव में खड़े शिवराज सरकार के इन मंत्रियों के लिए यह अग्नि परीक्षा की घड़ी है। इन मंत्रियों की कामयाबी शिवराज सरकार के साथ साथ सिंधिया की सियासत को मजबूत करेगी। अगर नाकामी मिली तो न सिर्फ इन मंत्रियों का राजनीतिक भविष्य संकट में आएगा, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के रुतबे पर भी सवाल खड़े होंगे। राज्य में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आती हैं। इस क्षेत्र में पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी के बड़े खिलाड़ी के तौर पर अग्नि परीक्षा है। खास बात यह कि 16 सीटों में से 8 पर मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। ग्वालियर चंबल इलाके से बीजेपी के दिग्गजों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसी इलाके से आते हैं। इन दोनों का ग्वालियर चंबल इलाके में खासा प्रभाव है। ग्वालियर चंबल में बीएसपी की भी बड़ी भूमिका है। 2018 के चुनाव में बीएसपी को 5% वोट मिले थे। जानकारों के मुताबिक 2018 के चुनाव में SC/ST एक्ट में संशोधन और दलित विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर बीजेपी के खिलाफ दलितों में गुस्सा था। इसका खामियाजा पार्टी को इस इलाके में उठाना पड़ा। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद एसपी, बीएसपी और 4 निर्दलीय विधायकों ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन किया। इस इलाके में बीएसपी के पास लगभग सभी 16 सीटों पर आधार वोट है। कम से कम 5 सीटों पर बीएसपी समर्थक वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, जहां 2018 के चुनाव में बीजेपी को सीधे हार का सामना करना पड़ा था।
2018 में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण पर शिवराज सरकार के रुख से भी सवर्ण नाराज थे। दलित और सवर्ण दोनों के ही बीजेपी से नाराज होने के कारण कांग्रेस यहां फायदे में रही। ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवारों के चयन में बहुत सावधानी के साथ काम किया। कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पार्टी से सिंधिया के जाने की भरपाई करने की कोशिश इलाके में करते रहे। उपचुनाव में अहम यह है कि ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल इलाके में आती हैं, जहां सिंधिया का प्रभाव माना जाता रहा है। अब देखना होगा कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर सिंधिया का जादू बरकरार रहता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ग्वालियर शहर की सीट वीआईपी सीट है। यहां से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनावी मैदान में हैं। पिछले चुनाव में तोमर ने बीजेपी के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया को हराया था और इस बार उनका मुकाबला ब्राह्मण चेहरे सुनील शर्मा से है। प्रदेश की जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें ग्वालियर सीट वीआईपी सीट है। पिछले चुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया को हराने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर से ग्वालियर से भाग्य आजमा रहे हैं। कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल होने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर को शिवराज कैबिनेट में भी जगह मिली है। अपने अनोखे कामों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर को चुनाव में सबक सिखाने के लिए कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरा सुनील शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। ग्वालियर की सियासत में जातीय समीकरण की बात की जाए तो इस शहरी सीट पर 40,000 से ज्यादा क्षत्रिय वोटर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर ब्राह्मण वोटरों की संख्या है। वैश्य वोटर 15,000 के साथ ही मुस्लिम वोटर 10,000 के करीब हैं। इसके साथ ही सिंधी लाला वोटरों की संख्या भी 10,000 है। वहीं शहर में ओबीसी वोटर 95,000 के करीब है। ये वोटर जिनके साथ जाएगा उसकी जीत तय है। ग्वालियर के कुल 2,88,081 मतदाता में पुरुष मतदाता 1,54,659 और महिला मतदाता 1,33,405 हैं। 1980 के दशक से ही ग्वालियर की सीट पर कांग्रेस और भाजपा में भिड़ंत होते आई है। पिछले 4 चुनाव में 2 बार भाजपा को जीत मिली है तो 2 बार कांग्रेस को, लेकिन इस बार समीकरण उल्टा हो गया है, क्योंकि 2 बार कांग्रेस को जीत दिलाने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने इस बार कमान सुनील शर्मा को दी है। इस बार ये देखने लायक होगा कि जनता इन दोनों में से किसको चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब डबरा लिए चलते हैं। डबरा सीट से एक बार फिर किस्मत आजमा रही हैं मंत्री इमरती देवी। सिंधिया की खासम खास मानी जाने वाली इमरती को चुनौती दे रहे हैं उनके समधी सुरेश राजे। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ग्वालियर जिले की डबरा सीट पर 2008 से कांग्रेस की इमरती देवी जीत रही हैं। इस बार इमरती देवी बीजेपी की प्रत्याशी हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव 2008, 2013 और 2018 का चुनाव जीतकर कांग्रेस की मजबूत प्रत्याशी इमरती देवी विधानसभा में इस इलाके का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि इस बार वे बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने उनके समधी सुरेश राजे मैदान में हैं। 2013 के चुनाव में सुरेश राजे बीजेपी के उम्मीदवार थे। अब सुरेश राजे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। डबरा में कुल मतदाता 2,28,011 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 1,21,440, महिला मतदाता 1,06,866 और अन्य मतदाता 5 हैं। डबरा सीट पर अधिकांश जाटव वोटर हैं। वहीं हरिजन, ब्राह्मण, रावत, कुशवाह और साहू समाज के मतदाता भी निर्णायक भूमिका चुनाव में निभाते हैं। बघेल, गुर्जर, सेन समाज, परिहार, आदिवासी समाज भी चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। 2013 के चुनाव में इमरती देवी को 67,764 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राजे 34,486 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 2018 में इमरती देवी ही अपने समधी सुरेश राजे को कांग्रेस में लाई थीं और अब उनसे ही उनका मुकाबला है। देखना होगा कि इमरती देवी लगातार चौथी बार चुनाव जीत पाती हैं या इस बार बाजी उनके समधी के हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर इंदौर के सांवेर सीट की गिनती भी वीवीआईपी सीट में होती है। यहां से कभी कमलनाथ के खासम खास रहे और आज पाला बदलकर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं तुलसी सिलावट। तुलसी सिलावट को प्रेमचंद गुड्डू से मिल रही है कड़ी टक्कर। रात दिन बिना रुके बिना थके दौड़ता भागता इंदौर शहर, जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है,
इसी शहर के नजदीक है सांवेर, जहां होने जा रहे हैं उपचुनाव, जो सियासी लिहाज से काफी अहम है। वजह, यहां से बीजेपी की ओर से मैदान में है शिवराज कैबिनेट के मंत्री तुलसी सिलावट और कांग्रेस की तरफ से मैदान में है दबंग दलित नेता, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू। सांवेर सीट की बात करें तो ये सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। तुलसी सिलावट 1985, 2007 और 2008 के साथ ही 2018 में यहां से कांग्रेस के टिकट पर 4 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। कांग्रेस से नाखुश सिलावट के सिंधिया के साथ पाला बदलने पर यहां उपचुनाव हो रहा है। प्रेमचंद गुड्डू 1998 में इसी क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक चुने जा चुके हैं। इस सीट की खासियत ये भी कि यहां से ज्यादातर बाहरी प्रत्याशी ही जीते हैं। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में संघ परिवार का काफी प्रभाव है। बीजेपी की पूर्ववर्ती पार्टी भारतीय जनसंघ 1967 में भी यहां से दीपक चिन्ह पर चुनाव जीत चुकी है। तब जनसंघ के बाबूलाल राठौर यहां से जीते थे। 1980 से 2018 तक यहां से बीजेपी की ओर से केवल सोनकर परिवार के सदस्य ही चुनाव लड़े हैं। 2003 में यहां से बीजेपी के प्रकाश सोनकर जीते, जबकि 2007 में प्रकाश सोनकर के आकस्मिक निधन के चलते इस सीट पर उपचुनाव हुआ और तुलसी सिलावट की जीत हुई। 2008 में फिर दोबारा तुलसी सिलावट की जीत हुई। वहीं साल 2013 में यहां से बीजेपी के राजेश सोनकर विजयी हुए। 2018 में हुए चुनाव में फिर तुलसी सिलावट ने जीत दर्ज की। सांवेर सीट पर मुद्दों की बात करें तो बुनियादी सुविधाएं और बेरोजगारी यहां का काफी अहम मुद्दा है। इंदौर में मेट्रो का काम शुरू हो चुका है। यही वजह है कि मेट्रो रेल का मुद्दा सांवेर उपचुनाव में उठने लगा है। लोगों की मांग है कि इंदौर मेट्रो को सांवेर तक चलाया जाए। खराब सड़कें भी यहाँ की बड़ी समस्या है। विधानसभा में दर्जनों गांव शामिल हैं और अधिकांश की सड़कें खराब हैं। गांव की आपस में कनेक्टिविटी और मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़कें तो बनाई गई, लेकिन रखरखाव ठीक न होने से वो जर्जर हैं। इंदौर जाने वाली कान्ह नदी का दूषित पानी भी यहाँ का बड़ा मुद्दा है। क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं भी कम हैं। क्षेत्र में बड़े सरकारी अस्पताल की दरकार है। सांवेर में पानी की टंकियां भी बनाई गईं, लेकिन उसमें पानी की सप्लाई नहीं होती। सांवेर के वोटर्स की बात करें तो यहाँ कुल वोटर्स की तादाद 2,64,271 है, जिनमें पुरुष वोटर की संख्या 1,35,523 और महिला वोटर की संख्या 1,28,746 है। थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या सिर्फ 2 है। पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत यहाँ करीब 80.97% था। जातिगत आंकड़ों के लिहाज से यहाँ दलित समाज के अलावा खाती, धाकड़, कलोता और राजपूत समाज का वर्चस्व है। सांवेर सीट पर दलितों और खाती समाज के लोग लगभग बराबर हैं। सांवेर का रण जीतने के लिए दोनों ही पार्टियों के नेता जमीन की खाक छान रहे हैं। वहीं जब पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सांवेर में प्रचार के दौरान एक बुजुर्ग महिला से कमलनाथ सरकार के कामकाज के बारे में पूछा, तो महिला ने टका से जवाब दिया था कि कांग्रेस सरकार में कई कमियां थीं। हमारी दादी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, आपको मेरी सौगंध है, मैं पोता हूँ आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां हैं बताओ। बहुत कमियां थी। जैसे? बहुत कमियां थी कमलनाथ की सरकार में। जैसे? बहुत से मैं ये तो याद नहीं बना। बहुत चुनावी शोर के बाद अब देखना होगा कि सांवेर की जनता किस पर आखिर मुहर लगाती है। सांवेर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दतिया की बात करेंगे। दतिया की भांडेर सीट, ये एससी के लिए आरक्षित सीट है। कांग्रेस ने अपनी बागी उम्मीदवार रक्षा संतराम सरोनिया को सबक सिखाने के लिए दिग्गज दलित नेता फूल सिंह बरैया को मैदान में उतारा है। दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कांग्रेस की विधायक रक्षा संतराम सरोनिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने यहां से दिग्गज दलित नेता फूल सिंह बरैया को चुनावी मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में रक्षा सरोनिया के जिताने में फूल सिंह बरैया की अहम भूमिका थी, जिसके कारण रक्षा सरोनिया बीजेपी की रजनी प्रजापति को 40,000 के रिकॉर्ड वोटों से हराने में कामयाब रही थी। भांडेर सीट पर बसपा का प्रभाव होने की वजह से यहां त्रिकोणीय मुकाबला होने के पूरे आसार हैं।
कांग्रेस छोड़ बसपा में गए महेंद्र बौद्ध को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार इस सीट पर बीजेपी में शामिल हुई रक्षा सरोनिया के खिलाफ खुद फूल सिंह बरैया चुनावी मैदान में हैं। इस सीट की खासियत ये है कि यहां से अभी तक सिर्फ एक प्रत्याशी ही दोबारा विधानसभा पहुंचा है। भांडेर सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर 38,000 के करीब हैं। इसके बाद 25,000 यादव वोटर हैं, ब्राह्मण वोटर करीब 17,000 हैं, वहीं दांगी वोटर 14,000 के करीब हैं, जबकि मुस्लिम और कुशवाहा वोटर को मिलाकर कुल 26,000 मतदाता हैं। अनुसूचित जाति के वोटर और यादव वोटर यह तय करते हैं कि यहां से विधानसभा कौन सा प्रत्याशी जाएगा। भांडेर में कुल मतदाता 2,95,457 हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 1,56,817 है और महिला मतदाताओं की संख्या 1,38,640 है। भांडेर के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि साल 1962 से 1993 तक यहाँ की जनता ने किसी भी विधायक को दूसरी बार नहीं चुना है। अब देखना होगा कि भांडेर की जनता रक्षा सोरोनिया को दूसरा मौका देती है या फूल सिंह बरैया को फिर विधानसभा भेजती है। बसपा के महेंद्र भी यहाँ से चुनाव जीत जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब एक नजर डालेंगे सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास पर। इस सीट पर किसका और कब कब वर्चस्व रहा। मंदसौर के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 1962 से अब तक 13 चुनाव हो चुके हैं। इस सीट से 8 बार भाजपा जनसंघ और 5 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 1967 में पहली बार यहां से जनसंघ के चंपालाल आर्य विधायक बने। 1972 में पहली बार यहां कांग्रेस ने खाता खोला और राम गोपाल भाटी विधानसभा पहुंचे। 2013 और 2018 के चुनाव में कांग्रेस के हरदीप सिंह डंग चुनाव जीते। अब हरदीप सिंह डंग पार्टी बदलकर बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने यहां से युवा प्रत्याशी राकेश पाटीदार को चुनावी मैदान में उतारा है। सुवासरा विधानसभा में 2,60,000 मतदाता में 1,33,000 पुरुष और 1,26,956 महिला मतदाता के साथ ही थर्ड जेंडर के 5 मतदाता हैं, जो इन दोनों प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। जातीय समीकरण की बात करें तो सुवासरा सीट पर SC/ST वोटर 74,000, पाटीदार वोटर 20,000, सोंधिया राजपूत वोटर 21,000, राजपूत वोटर 20,000, पोरवाल वोटर 5,000, मुस्लिम वोटर 18,000, ब्राह्मण वोटर 2,000 के साथ अन्य वोटर 4,000 हैं। खेती किसानी और खेतों में पानी का बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में यहां प्रमुख रूप से उठा है। दोनों दलों के प्रत्याशी जीत के दावे के साथ क्षेत्र का विकास करने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि सुवासरा की जनता के भरोसे पर कौन सा प्रत्याशी खड़ा उतरता है। मंदसौर से न्यूज़ 18 के लिए नरेंद्र दंडोतिया की रिपोर्ट। और अब बात मरवाही की करेंगे। अजीत जोगी के निधन से छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। क्या है मरवाही उपचुनाव का समीकरण, देखिए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की मरवाही सीट ST वर्ग के लिए आरक्षित है। मरवाही सीट जोगी कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई है। इस सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो जनसंघ के जमाने से ही मरवाही कांग्रेस का गढ़ रहा है। अब तक 12 बार इस सीट पर चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 10 बार कांग्रेस और 2 बार 1990 और 1998 में बीजेपी को जीत मिली थी। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के लिए तत्कालीन भाजपा विधायक रामदयाल उइके ने इस्तीफा देकर मरवाही सीट खाली की थी। अजीत जोगी रिकॉर्ड मतों से यहां से चुनाव जीते। 2003 के चुनाव में अजीत जोगी को 76,269 वोट मिले थे और बीजेपी के नंद कुमार साय को 22,119 वोट। 2008 में अजीत जोगी को 67,523 वोट और बीजेपी के ध्यान सिंह पोर्ते को महज 25,431 मत मिले। 2013 में अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने बीजेपी की समीरा पैकरा को 46,000 वोटों से हराया। 2018 में अजीत जोगी एक बार फिर यहां से चुनाव लड़े और 74,041 वोट प्राप्त किया। इस बार चुनाव में जोगी परिवार मैदान से बाहर है। अमित जोगी और ऋचा जोगी दोनों का नामांकन पत्र खारिज हो गया। कांग्रेस ने यहां से
डॉक्टर के ध्रुव को टिकट दिया है तो बीजेपी ने गंभीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 1,90,907 कुल मतदाता हैं, जिसमें से 93,694 पुरुष मतदाता हैं और 97,209 महिला मतदाता हैं। मरवाही विधानसभा में शहरी मतदाता नहीं है, सभी मतदाता ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। अनुसूचित जनजाति बाहुल इस विधानसभा क्षेत्र में विशेष तौर पर गोंड बैगा जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक है। अब देखना होगा कि मरवाही की सीट पर इस बार किसका कब्जा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।